हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, लेखपाल, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो पूरे सेशन में लास्ट तक बनी रहिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, परमेलिया लाइकेन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने अस्थमा, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी मिर्गी या फिर ऑप्शन डी एनीमिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिर्गी। तो याद रखिएगा कि परमेलिया एक प्रकार का लाइकेन है और इसका उपयोग जो किया जाता है वो मिर्गी रोग के उपचार में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि शैवाल और कवक के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाइकेन को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण संकेतक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा लाइकेन को ही माना जाता है। और याद रखिएगा कि लाइकेन से ही याद रखिएगा कि जो लिटमस पेपर है उसे लाइकेन से ही प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने अर्निथोलॉजी, ऑप्शन बी स्पर्मोलॉजी, ऑप्शन सी ऑफियोलॉजी या फिर ऑप्शन डी लिम्नोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पर्मोलॉजी। तो याद रखिएगा कि बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखिएगा अर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सांपों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखिएगा ऑफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि झीलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो याद रखिएगा लिम्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कवकों की कवक भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन आपके सामने पेक्टिन, ऑप्शन बी लिग्निन, ऑप्शन सी काइटिन या फिर ऑप्शन डी टेरिलिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काइटिन। तो याद रखिएगा कि जो कवक होते हैं यानी कि जो फंगई होते हैं उनकी जो कवक भित्ति बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। याद रखिएगा कि जो ईस्ट है इसे भी कवक से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा कि जो पेनिसिलिन है दवा, इसे भी कवक से ही प्राप्त किया जाता है। और याद रखिएगा कि जो मशरूम है ये भी एक प्रकार का कवक है। अगला क्वेश्चन, इफेड्रिन पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने तना, ऑप्शन बी कली, ऑप्शन सी पत्ती या फिर ऑप्शन डी जड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तना। तो याद रखिएगा कि जो इफेड्रिन दवा है इसका प्रयोग अस्थमा रोग के उपचार में किया जाता है। और याद रखिएगा कि इसे इस पौधे के यानी कि जो इफेड्रा पौधा होता है इसके तने वाले भाग से प्राप्त किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटभक्षी पौधों में पौधे का कौन सा भाग घट का रूप लेता है? ऑप्शन आपके सामने तना, ऑप्शन बी कली, ऑप्शन सी पत्ती या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ती। तो याद रखिएगा कि कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों का भक्षण करते हैं यानी कि कीड़ों को खाते हैं। याद रखिएगा कि इन पौधों में जो पत्तियां होती है वो एक प्रकार के घट का रूप ले लेते हैं और इनमें जब भी कोई कीड़ा आ जाता है तो वो इसमें फंस जाता है और वो इनसे ये पौधा जो है इन कीड़ों से नाइट्रोजन की पूर्ति को कंप्लीट कर लेता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम या फिर ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा कि पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। याद रखिएगा कि इसमें जो उत्पाद के रूप में गैस निकलती है वो ऑक्सीजन गैस निकलती है जिसका उपयोग हम सांस लेने में करते हैं। अगला क्वेश्चन, कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने लाइसोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर ऑप्शन डी राइबोसोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है और कोशिका का श्वसन केंद्र भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोल्जी कॉय को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा राइबोसोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने जल, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी जीव द्रव्य या फिर ऑप्शन डी ऑक्सीजन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल। दोस्तों याद रखिएगा कि 80% से अधिक कोशिका में जो पाया जाने वाला पदार्थ होता है वो जल होता है। याद रखिएगा कि जो हमारा रक्त होता है ये रक्त दो प्रकार से बटा होता है, एक तो प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं। याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा है इसका भी लगभग 90% भाग जो होता है वो सिर्फ जल होता है और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच का श्वसन अंग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने हृदय, ऑप्शन बी श्वसनिका, ऑप्शन सी बातक या फिर ऑप्शन डी फेफड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बातक। तो याद रखिएगा कि जो कॉकरोच है ये एक प्रकार का कीट है और याद रखिएगा कि इसमें छह टांगे पाई जाती है, यानी कि 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। और याद रखिएगा कि इसका जो श्वसन अंग है वो बातक है, जिसे ट्रैकिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस पक्षी में दांत की उपस्थिति देखने को मिलती है? ऑप्शन आपके सामने गुंजन पक्षी, ऑप्शन बी ऑर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग या फिर ऑप्शन डी चमगादड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑर्कियोप्टेरिक्स। तो याद रखिएगा कि जो चमगादड़ है इसके मुंह में दांत पाए जाते हैं, लेकिन चमगादड़ को पक्षी वर्ग में नहीं रखा गया है। याद रखिएगा कि जो चमगादड़ है ये एक प्रकार का स्तनधारी है। अगर हम बात करें ऑर्कियोप्टेरिक्स की तो याद रखिएगा कि ऑर्कियोप्टेरिक्स को पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ लक्षण जो दिखाई देते हैं वो पक्षियों के दिखाई देते हैं और कुछ लक्षण जो दिखाई देते हैं वो सरीसृप के दिखाई देते हैं। इसीलिए इसे पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी कहा जाता है और इनके मुंह में दांत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ही याद रखिएगा द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है और याद रखिएगा कि इसी को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो याद रखिएगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अगला क्वेश्चन, किस जीव का रक्त सफेद होता है? ऑप्शन आपके सामने मेढक, ऑप्शन बी ऑक्टोपस, ऑप्शन सी तिलचट्टा या फिर ऑप्शन डी तारामीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिलचट्टा। तो याद रखिएगा जो तिलचट्टा है एक प्रकार का कीट है और इसके रुधिर का जो रंग होता है वो सफेद होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस जीव के रुधिर का रंग जो होता है वो नीला होता है, याद रखिएगा कि जो ऑक्टोपस है इसके रुधिर का रंग जो होता है वो नीला होता है और ये नीला रंग जो होता है वो हेमोसाइनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, इको मार्क पद्धति का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1986, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1993 या फिर ऑप्शन डी 1991। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1991। दोस्तों इको मार्क उन उत्पादों पर लगाया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, यानी कि उन उत्पादों से प्रकृति को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला होता है। और इस पद्धति का प्रारंभ जो किया गया था वो 1991 में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, याद रखिएगा 1986 में आया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगा एक्शन प्लान कब आया था, याद रखिएगा 1985 में आया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यमुना एक्शन प्लान कब आया था, याद रखिएगा 1993 में आया था। अगला क्वेश्चन, किस जीव में अश्रु ग्रंथियां नहीं पाई जाती, यानी कि आंसू वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन आपके सामने गाय, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी मनुष्य या फिर ऑप्शन डी घड़ियाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घड़ियाल। तो याद रखिएगा कि घड़ियाल एक प्रकार का जीव है जिनमें अश्रु ग्रंथियां यानी कि आंसू वाली ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। हमारे जो आंसू होते हैं उसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है और इसी कारण से जब कोई भी कीड़ा हमारे आंख में जाता है तो वो तुरंत इसके संपर्क में आने पर मर जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो याद रखिएगा कि सबसे आर्द्र महाद्वीप जो है वो दक्षिणी अमेरिका है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक पठार का विस्तार है तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सरोद, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी ढोलक या फिर ऑप्शन डी शहनाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीणा। तो याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो बीणा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अजमत अली खान का संबंध किस यंत्र से है तो याद रखिएगा सरोद से है। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन आपके सामने हैं गुरु अंगद देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद सिंह या फिर ऑप्शन डी महाराजा रणजीत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। तो याद रखिएगा कि खालसा पंथ के जो प्रवर्तक थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे तो याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह थे। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने कैरिबियन सागर, ऑप्शन बी तस्मान सागर, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर या फिर ऑप्शन डी
दक्षिणी चीन सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिणी चीन सागर। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे बड़ा सागर कौन सा है, याद रखिएगा दक्षिणी चीन सागर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, याद रखिएगा मैक्सिको की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन रहा। ऑप्शन आपके सामने गोवा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी उत्कल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। तो याद रखिएगा कि देश की आज़ादी के बाद भी भारत का एक ऐसा राज्य जो कि पुर्तगालियों के अधीन था, वो जो राज्य था या फिर कह सकते हैं वो जो एरिया था वो गोवा का एरिया था। याद रखिएगा कि गोवा को जो आज़ादी मिली थी वो 1961 में मिली थी और ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोवा अपना मुक्ति दिवस कब मनाता है, याद रखिएगा 19 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने अकबर, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी इब्न बतूता या फिर ऑप्शन डी आलम शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नादिर शाह। याद रखिएगा कि नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आलमगीर किसे कहा जाता है तो औरंगजेब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन आपके सामने हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखिएगा कि भारतीय संघ के जो संस्थापक थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। ऑप्शन आपके सामने राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को या फिर ऑप्शन डी महान्यायवादी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, इसी प्रकार से राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, याद रखिएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है और इसी प्रकार से लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो देता है वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन, 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है। ऑप्शन आपके सामने हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन या फिर ऑप्शन डी वीवी गिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रह चुके हैं जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। याद रखिएगा ये 12 साल तक राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मयोगी पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन आपके सामने हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। तो याद रखिएगा कि कर्मयोगी पुस्तक के जो लेखक थे वो स्वामी विवेकानंद थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज किसकी पुस्तक है, याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने डेविड हायर की सहायता से किस कॉलेज की स्थापना की। ऑप्शन आपके सामने हैं संस्कृत कॉलेज, ऑप्शन बी दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन सी हिंदू कॉलेज या फिर ऑप्शन डी वेदांत कॉलेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू कॉलेज। याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने डेविड हायर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, याद रखिएगा अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन, लाल बाल पाल त्रिकुट में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। ऑप्शन आपके सामने हैं लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल या फिर ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। याद रखिएगा कि लाल बाल पाल में लाल का अर्थ लाला लाजपत राय है, बाल का अर्थ बाल गंगाधर तिलक है और पाल शब्द का जो अर्थ है वो बिपिन चंद्र पाल है। याद रखिएगा कि जो लाल बाल पाल है इस त्रिकुट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति रह चुके हैं वो लाला लाजपत राय रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जो संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया वह कौन थे। ऑप्शन आपके सामने हैं मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह। याद रखिएगा कि चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रह चुके हैं जो कि संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे चुके थे। याद रखिएगा कि 23 दिसंबर को जो है वो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है और ये जो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है वो चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्याज उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक प्याज उत्पादक राज्य जो है वो महाराष्ट्र है, सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य जो है वो राजस्थान है, सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य जो है वो केरल है और सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है और कॉफी का उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक में ही सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन, उंगलियों नुमा झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। तो याद रखिएगा कि उंगलियों नुमा झील जो स्थित है वो अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने बैकाल झील, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी आयर झील या फिर ऑप्शन डी सुपीरियर झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैकाल झील। याद रखिएगा कि बैकाल झील को ही पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। याद रखिएगा कि विश्व की सबसे प्राचीन झील जो है वो बैकाल झील है और बैकाल झील को ही पवित्र सागर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने 10 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी 70 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 502 किलोमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप हमारे जीके टॉपिक वाइज जो चैनल है वेल एग्जाम एकेडमी 2.0 उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इस वीडियो को ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो आप खबरी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ वेल एग्जाम एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें संपर्क करना चाहते हैं या फिर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से हम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।